गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम विनिमय पत्र कहेंगे। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी डेट या लोन के लिए लिखा जाता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्वियसली रिटर्न में है। और इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने आपको बता ही दिया, राइटिंग में होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक ऑर्डर है, एक जैसे आपने प्रोमाइजरी नोट पढ़ा ना, उसमें एक प्रॉमिस है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, एक प्रॉमिस के तौर पर की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है तो एक अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं लगानी है आपने, अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय द मेकर। जो पर्सन उसको बनाएगा, लिखेगा, उसे हम मेकर कहेंगे, वो उस पर साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट करते हुए, मतलब उसके लिए लिखा जा रहा है। टू पे, एक पर्सन को कहा जा रहा है कि आप पे करोगे अ सर्टेन सम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, ओनली टू, किसको करोगे, या तो उसी पर्सन को जो मेकर है, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या उसके कहने पर जो भी उस पर्सन का नाम बताएगा उसको आप पेमेंट करोगे। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब जो बियरर होगा, जो जिसने होल्ड किया हुआ इंस्ट्रूमेंट, उसे आप पेमेंट करोगे। अब ये एक डेफिनेशन आपने देखी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखे। इन्हीं पॉइंट्स को मैं पॉइंट्स डिफरेंट नंबरिंग करके अगर पॉइंट्स में करूँ तो सारी बात आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन्हें हम फीचर्स कहेंगे, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे सबसे पहले बोला ना, रिटर्न में है, तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर रिटर्न में नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं वो, ठीक है। तो इसका रिटर्न में होना कंपलसरी है। दूसरी बात, अनकंडीशनल, जो भी पर्सन इसको लिखता है यानी मेकर है, वो कोई कंडीशन नहीं लगा सकता, इसमें कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक प्रोमाइजरी नोट। ऑर्डर लेटर, अब ऑर्डर लेटर का मतलब होता है कि यहाँ आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो किसी को, यहाँ आप उस पर्सन को ऑर्डर दे रहे हो पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब लिख कौन रहा है, क्रेडिटर लिख रहा है। क्रेडिटर कौन है, जिसने पैसा दे रखा है, ऑब्वियसली वही लिखेगा, ठीक है। किसको दे रहे हैं हम, डेटर को दे रहे हैं। ऑर्डर किसको दे रहे हैं हम, डेटर को दे रहे हैं, ठीक है। तो डेटर को क्रेडिटर एक आदेश देता है इस बिल के ज़रिए, जिसमें उसे कहा जाता है कि आपको इतना पेमेंट देना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, अभी ड्रॉअर कौन है, जो मेकर है वही ड्रॉअर है, जिसने इंस्ट्रूमेंट लिखा है उसको आप ड्रॉअर बोलेंगे। नॉर्मली जो मेकर वर्ड होता है वो हम प्रोमाइजरी नोट की दशा में उसका नाम देते हैं, लेकिन वही पर्सन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है उसे यहाँ पर हम ड्रॉअर कहेंगे, ड्रॉअर, ठीक है, ड्रॉ करने वाला। और किसके लिए लिखा जाएगा, किसकी फेवर में लिखा जाएगा, ड्रॉई की फेवर में लिखा है। ड्रॉई कौन है, जिसको आपने बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके लिए जिसको ऑर्डर दे रहे हो आप, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट, ऑब्वियसली एक अमाउंट पे करने के लिए आप कह रहे हो तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है 2000 या 4000, ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा। पेमेंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, डेफिनेटली उसमें उस पर्सन का नाम मेंशन होना चाहिए जिसको पेमेंट देनी है, या बियरर हो सकता है कि जो भी पर्सन इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर हमारे पास आएगा हम उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ज़रूर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फिक्स डेट ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली आप कोई पेमेंट देने के लिए उसको बोल रहे हैं तो आप डेट मेंशन करेंगे, डेट के अकॉर्डिंगली ही पेमेंट की जाएगी, ठीक है। स्टैम्प मीन्स कि उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टैम्प लगी होनी चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ठीक है। वैल्यू रिसीव्ड, यहाँ वैल्यू रिसीव्ड का मतलब है, हालांकि वैल्यू रिसीव्ड वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है पर लिखना चाहिए, लिख लेना चाहिए। वो थोड़ा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक तरीके से एक उसको अच्छा समझा जाता है। तो वैल्यू रिसीव्ड का मतलब यही है कि जो पैसा आप उनसे मांग रहे हैं, जो ड्रॉअर लिख रहा है उसमें जो मेकर लिख रहा है और जिस पैसे की वो डिमांड कर रहा है, ऑब्वियसली उस पैसे के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज वो प्राप्त कर दे चुका है। मतलब आपने
गुड्स एंड सर्विसेज कुछ दिया होगा, उसी के बदले में तो आप पैसा डिमांड कर रहे हो ना, तो वो भी आप लिख सकते हो फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर 3 लोग शामिल हैं। एक होगा ड्रॉअर जो लिखेगा बिल को, राइट, और एक होगा ड्रॉई जिसको इंडिकेट करते हुए बिल को लिखा जाएगा। मतलब ड्रॉअर हमारा क्रेडिटर हो सकता है, ड्रॉई हमारा डेटर होगा। ठीक है, ये वो पर्सन है जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। ये वो पर्सन है जिसको बिल को एक्सेप्ट भी करना है। अभी एक्सेप्टेंस का सीन हम बाद में देखेंगे कि मैंने आपको ये कह दिया कि आप मेरे को जो है इतना पैसा दोगे और मैंने एक बिल लिख कर आपको दे दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप उस चीज़ को मानते ही नहीं तो उस बिल का तो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा ना, तो एक्सेप्ट भी करना होगा। तो ड्रॉई वो है जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है और जो उसे एक्सेप्ट करता है। एंड इज़ लाइबल टू पे द मनी, और वो वही पर्सन है जो पैसा भी देने के लिए लाइबल है। किस डेट पर? जो ड्यू डेट उसमें मेंशन की गई है। इसे हम पेई भी कह सकते हैं। जो पर्सन पे करता है उसको पेई भी कहा जाता है, और द एक्सेप्टर। ठीक है, पेई। तो अब आप सोचोगे अभी तो हमने ड्रॉई को पेई बोला, फिर ये पेई अलग से क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया, कोई ज़रूरी नहीं होता कि पेई वो पर्सन, सॉरी यहाँ पेयर था, ध्यान नहीं रहा मुझे, पेयर है। ड्रॉई जो है वो पेयर है। पेयर मतलब जो पे करेगा। पेई कौन है? पेई वो है जिसको फाइनली पेमेंट मिलनी है। मैं फिर से बता रही हूँ, ड्रॉअर जो बिल लिखेगा यानी क्रेडिटर, ठीक है, वो ऑर्डर दे रहा है किसको? ड्रॉई को, कि आप इतने पैसे इस डेट पर इस पर्सन को या मुझे आप दे दोगे। पेई जिसको पैसे मिलने हैं। मान लीजिए ड्रॉअर ने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में अपना नाम लिखने की बजाय मोहन का नाम लिख लिया कि आप इतने पैसे मोहन को दे दोगे। तो अभी यहाँ पर लिखा किसने? राजू ने लिखा। ड्रॉई कौन था? विमल था। और पेई कौन था? मोहन था। हो गई 3 पार्टी। इस तरीके से पार्टीज 3 भी हो सकती हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राजू ने लिखा है और राजू अपना ही नाम जो है इसमें कह रहा है कि आपने पेमेंट मुझे ही करनी है। तो इन दैट केस पॉइंट नंबर 1 और 3 सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये एक आप छोटा सा स्पेसिमेन चेक कीजिए। स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप देख सकते हो इसके इस साइड पर, राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे जगह का नाम, यानी कि किस जगह पर ये बिल लिखा गया है, और डेट। डेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस डेट के अकॉर्डिंगली ही बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी फिक्स होगा। ठीक है, और इधर आपने अमाउंट देखा और नीचे आप देख रहे हो इस स्टेटमेंट के अंदर ही हमने 5000 रुपीज़, यानी एक तो लिखा हमने डिजिट्स में और एक हम वर्डिंग में लिखते हैं, जैसे आपने चेक में देखा होगा। ये एक तरीके से थोड़ा सा उसकी ऑथेंटिसिटी और एक उसमें कोई एरर ना हो उसके लिए लिखा जाता है। स्टैम्प, आपको स्टैम्प भी लगानी है। स्टैम्प हमेशा इस अमाउंट के हिसाब से लगेगी। स्टेटमेंट आप चेक कीजिए 2 मंथ्स आफ्टर डेट। 2 मंथ्स मतलब 2 महीने आफ्टर डेट। कौन सी डेट? दिस डेट, राइट। तो 18 मई 2006 के बाद 2 महीने के बाद पे टू मी, आप मुझे पे करो, और माई ऑर्डर या मेरे ऑर्डर पर द सम ऑफ 5000, 5000 रुपये आप मुझे या जिसको मैं बोलूँगी उसको आप पे करोगे फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो फॉर वैल्यू रिसीव्ड नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। निखिल जैन, निखिल ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। तो निखिल कौन हुआ? निखिल क्रेडिटर हुआ। ठीक है, और किसको लिखा है? मदन लाल और ये कमला नगर, और इस तरीके से इस पर्सन को ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसके लिए इसको कहा गया है कि आपने पैसे देने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिमेन। अब प्रिकॉशन क्या क्या हैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने के? जैसे प्लेस की बात है तो मैंने बता दिया, प्लेस आप यहाँ लिखते हो कि न्यू दिल्ली में 18 मई को जो है ये बिल लिखा गया। नंबर 1 बात। डेट मैंने आपको क्लियर कर दी। डेट हमेशा सोच समझ के लिखनी है क्योंकि डेट से ही इस बिल की मैच्योरिटी डेट फिक्स होगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2 मंथ्स, लेकिन मैंने यहाँ पर डेट ही नहीं डाली, तो फिर कैसे 2 महीने कैलकुलेट करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? इसीलिए ये डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। और उसके बाद आता है अमाउंट। तो अमाउंट आपको 2 जगह लिखना है, एक वर्ड्स में और एक डिजिट्स में। स्टैम्प, तो प्रॉपरली स्टैम्प होनी चाहिए। अगर बिल डिमांड पर पेबल है, मतलब जैसे ही कोई बिल मुझे दिखाएगा और मैं उसको पेमेंट करूँगी तो उसे बोलते हैं ऑन डिमांड। तो अगर ऑन डिमांड होगा तो फिर इसकी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑन डिमांड नहीं है, अब जैसे यहाँ कह रहा है 2 महीने के बाद, तो अभी ऑन डिमांड कहाँ हुआ? ये तो 2 महीने के बाद ही मैच्योर होगा, तो उसमें स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हो गया ये बात क्लियर? अब चलते हैं आगे। पीरियड।
यहाँ पर पीरियड का मतलब क्या है कि वो कब मैच्योर होगा। तो जो डेट आपने डाली और जो स्टेटमेंट में आपने टाइम लिखा, उस डेट से वो 2 महीने या 3 महीने जितने भी महीने हैं वो आप काउंट कर लो। और उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड और देना है आपको, 3 डेज़ नॉन एज डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, ग्रेस पीरियड आपने देना है अगर आपको ये पता लग रहा है कि जो डिमांड जो बिल है वो एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद मैच्योर हो रहा है, तो 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो बिल ऑन डिमांड होते हैं उनको ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। फॉर वैल्यू रिसीव्ड ये बता दिया मैंने आपको, पहले क्लियर कर दिया। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, सिग्नेचर करेगा ड्रॉअर उस पर बना के, जब लिखेगा तो उसके बाद उसका सिग्नेचर होने चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस किस किस में, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट, क्या डिफरेंस है देखें। सबसे पहला है डिफरेंस ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है यहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, क्रेडिटर लिखता है। यहाँ पे कौन लिखता है प्रोमाइजरी नोट में, प्रोमाइजरी नोट तो डेटर लिखता है क्योंकि वो प्रॉमिस करता है। ठीक है, नेचर, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक ऑर्डर है, लेकिन प्रोमाइजरी नोट एक प्रॉमिस है इसका पे करने का। एक्सेप्टेंस, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस का कोई प्रोविज़न है? डेफिनेटली। मैंने बिल लिखा कि आप मुझे 5,000 दोगे, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, लेकिन प्रोमाइजरी नोट में एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेटर अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है पहले से ही कि मैं पैसे दूंगा, तो फिर एक्सेप्टेंस तो उसी ने करनी है ना, तो वो प्रॉमिस ही कर रहा है, तो उसके मतलब अलग से कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है। पार्टीज़, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं, ड्रॉअर जो लिखता है, एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है यानी ड्रॉई, और पेई जिसको पेमेंट मिल रही है। राइट, यहाँ पे प्रॉमिस करने वाला यानी मेकर, और जिसको पेमेंट मिलनी है पेई, सिंपल। ठीक है, ड्रॉअर एंड पेई, यहाँ पे ड्रॉअर एंड पे का मतलब क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 यानी ड्रॉअर और पेई कब सेम होगा, अगर ड्रॉई अपने आप को पेमेंट करने के लिए कहता है उसको, लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉअर है यानी मेकर है और पेई है वो सेम हो ही नहीं सकते। मैं अपने आप को पेमेंट नहीं कर सकती, मैं हमेशा दूसरों को ही पेमेंट करूँगी ना। कॉपीज़ की बात करते हैं। कॉपीज़ में है कि अभी एक्चुअली कुछ पॉइंट्स अब आगे थोड़ा सा डिटेल में आएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, इसका टाइप है एक फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, मतलब अगर एक बिल एक कंट्री का पर्सन दूसरे कंट्री के पर्सन पे लिख रहा है तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उस केस में 3 कॉपीज़ तैयार करेंगे, लेकिन फॉरेन प्रोमाइजरी नोट के केस में सिर्फ 1 कॉपी बनेगी। ध्यान कीजिएगा इस बात को। जॉइंट लायबिलिटीज़, तो एक्सेप्टर कौन है, जिसने एक्सेप्ट करना है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर एक से ज़्यादा एक्सेप्टर हैं तो सारे मिलकर लायबल है ना हमारे प्रति पेमेंट करने के लिए। मेकर अगर एक है तो वही पेमेंट करेगा, प्रॉमिस कर रहा है वो, और अगर एक से ज़्यादा मेकर्स हैं तो दोनों मिलकर अपनी लायबिलिटी पूरी करेंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैम्प। तो बिल्स पेबल अगर तो ऑन डिमांड है तो स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती। प्रोमाइजरी नोट पेबल एट साइट जो है इसमें स्टैम्प की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट फॉर ऑनर। ऑनर का मतलब क्या है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हो पाती, तो उसकी जगह कोई और पर्सन उसकी पेमेंट कर सकता है। मतलब इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर तो एनी अदर पर्सन कैन मेक इट्स पेमेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, इसको हम डिटेल में हम बाद में देखेंगे। प्रोमाइजरी नोट में अगर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने का मतलब होता है कि प्रोमाइजरी नोट लिखने वाले पर्सन ने ही अपनी बात बदल दी कि नहीं मैं नहीं दूंगा जी पैसे। लिख तो दिया उसने प्रोमाइजरी नोट, लेकिन बाद में वो बदल गया, तो उसके ब्याह पर कोई और क्यों देगा, तो यहाँ पर वो बात पॉसिबल नहीं है। लायबिलिटी ऑन डिसऑनर, डिसऑनर होने पर लायबिलिटी का क्या सीन है। अगर पेमेंट, मान लीजिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ देखने को मिलेगी। मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पे बिल लिखा, ए ने बी पर बिल लिखा, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए ने बी वाला बिल जो है आगे सी को ट्रांसफ़र कर दिया, कारण कि सी को ए से पेमेंट लेनी थी, ए ने बी से लेनी थी, बट ए ने सी को देनी थी। तो जब ए ने बी पर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ए ने बी वाला बिल आगे सी को एंडोर्स कर दिया कि चलो आपकी पेमेंट हो गई, ये पर्सन से पेमेंट आप ले लेना जब मैच्योर हो जाए। लेकिन सी ने एंड टाइम पर आकर अपनी पेमेंट देने से मना कर दिया। अब ए जो बी है वो क्या करेगा, बी का क्या सीन है, बी को पेमेंट कौन करेगा,
बी को वापस ए को करनी पड़ेगी, कारण क्योंकि डिसऑनर हुआ है बेशक बी की गलती। पर फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, दोबारा से देखते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी। ए ने बी से पेमेंट लेनी है तो ए ने बी पर बिल लिखा, क्लियर। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके हो गया। ए ने सी को पेमेंट करनी है, बी से तो लेनी थी, सी को करनी थी। ए ने बी वाला बिल सी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब पेमेंट का टाइम आया तो बी उस बिल की पेमेंट करने से मना कर गया। सी को पेमेंट कौन करेगा? वैसे तो करनी तो अकॉर्डिंग टू लॉ बी को करनी थी, क्योंकि बिल बी के नाम से है, लेकिन बी मना कर गया तो वापस सी मुड़कर ए के पास आएगा, भाई जो बिल आपने मुझे दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, तो आप वही पेमेंट करो। तो ये वही वाला केस है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आ जाओ। जो मेकर है, प्रोमाइजरी नोट लिखने वाला जो पर्सन है, अगर वो मना कर जाता है तो हमेशा लायबल वही रहेगा, वो कितना भी मना करेगा, अल्टीमेटली लायबिलिटी उसी की रहेगी, ठीक है। लास्ट में आता है एक नोटिंग। नोटिंग भी एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसके बारे में डिटेल हम बाद में करेंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग ज़रूरी होती है। एक नोटिंग एक प्रोसेस है, वो ज़रूरी होती है, लेकिन प्रोमाइजरी नोट में अगर डिसऑनर हो जाता है प्रोमाइजरी नोट, देन देयर इज़ नो कंपल्शन ऑफ नोटिंग। नोटिंग कंपल्सरी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, जैसे नोटिंग की बात है, जैसे डिसऑनर की बात है, जैसे इसकी पेमेंट की बात है, तो वो चीज़ें हम वहाँ डिटेल में करेंगे। तो आज इस टॉपिक में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात की और दोनों का डिफरेंस देखा और उसके फीचर्स चेक किए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।